Welcome, this is Dr. Hadi here and you are watching the channel with Dr. Hafiz Sultan Academy. Dear students, आज का जो टॉपिक है वो बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में फोटोसिंथेसिस पर मुश्तमिल है और फोटोसिंथेसिस के अंदर फिर लाइट रिएक्शन आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। आप किसी भी लोअर लेवल के क्लास स्टूडेंट को आप समझा सकते हैं कि जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि रिएक्शन वगैरह आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके शुगर बनाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है और H2O दोबारा बन रहा है। इस रिएक्शन में आप एक मॉलिक्यूल का हेल्प ले रहे हैं, उस मॉलिक्यूल का नाम है क्लोरोफिल। सो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस प्लांट में खुराक बनाने का एक तरीका है। जब आप कहते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉफ है, यानी वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में ऑटोट्रॉफ का मतलब ये है कि कोई जानदार इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिक चीज़ें बना सकते हैं, हम उन जानदारों को ऑटोट्रॉफ कहेंगे। अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनऑर्गेनिक है। और दूसरी बात ये भी है कि ये एनर्जी पुअर है, इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, दे आर एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स। जब इस तरह के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लें, जैसे कि शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, शुगर या ग्लूकोज ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे C6H12O6। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, एनर्जी रिच कंपाउंड। इस एबिलिटी को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, इस एबिलिटी को ऑटोट्रॉफिज्म भी कहा जा सकता है। तो हम जैसे कि बाकी दूसरे एनिमल्स हैं वो इस तरह नहीं कर सकते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए हम ऑटोट्रॉफ नहीं है, हम हेटेरोट्रॉफ है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीज़ों को डायरेक्ट बनी बनाई हुई ऑर्गेनिक चीज़ों को ले सकते हैं। वो अलग बात है कि हमारे बॉडी में इन चीज़ों की तोड़फोड़ होती है, लेकिन इस तरह का रिएक्शन हमारे बॉडी में नहीं हो सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उनसे शुगर बन जाए। ये प्रोसेस सिर्फ प्लांट के अंदर होता है, सिर्फ प्लांट और कुछ एल्गी भी, बल्कि कुछ नहीं, सारे एल्गी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से शुगर अपने लिए बना सकते हैं। सो इस डेफिनेशन को आज हम ये देखेंगे कि ये प्लांट के अंदर किस तरह होता है और कहां पर होता है, सबसे हमने ये देखना है। इस टॉपिक को समझने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास एक लीफ है, जस्ट वन सिंगल लीफ। इस लीफ में आपको बहुत सारे सेल्स नजर आएंगे, मतलब यहां पर आप देखें तो आपको बहुत सारे सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। इन सेल्स को अगर हम देखें तो इनमें से कोई एक सेल आप बाहर उठा लें, ये आपका सिंगल सेल है, ठीक है, ये आपका एक सिंगल सेल है। इस सेल के अंदर सब कुछ मौजूद है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज है, ईच एंड एवरीथिंग जो सेल के अंदर है वो सब कुछ है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मौजूद है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट के सेल में वो ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प देता है, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। तो हमने सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को आपके लिए शो किया हुआ है। अगर आप इस क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल के बड़ा करके देखोगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहां पर पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको ग्रीन नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स है। पिगमेंट
कलर्ड सब्सटेंस को बोलते हैं, रंगदार चीज़ों को कहते हैं। ये रोशनी को कैप्चर करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए हम इनको पिगमेंट्स कहते हैं। और ये कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्लोरोफिल जो है पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन दिखाई देता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में फर्क। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, पूरा एक बड़ा सा ऑर्गेनल है, जबकि क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पर आप देखें, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको छोटे छोटे से थैलियां नजर आएंगी, सैक, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगी। और ये थैलियां बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पड़े हुए, जैसे कि आप एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखे, सिक्के के ऊपर सिक्का रखे, तो एक स्टॉक की शक्ल में आपको नजर आएंगे। इनमें से जो एक थैला है उसको हम थैलाक्वाइड कहेंगे। दिस इज थैलाक्वाइड। और अकॉर्डिंग टू सम अदर बुक इसको लेमिला भी कहा जाता है, लेकिन थैलाक्वाइड ज्यादा बेहतर है। आप इसको बोलो कि दिस इज थैलाक्वाइड। इस तरह बहुत सारे थैलाक्वाइड जब एक दूसरे के ऊपर सरफेस पर आ जाए तो हम इनको नाम देंगे ग्रेनम। ठीक है, ये सारा का सारा ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है, तीसरा, बहुत सारे ग्रेनम इसमें मौजूद है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रेनम है, इस ग्रेनम के ऊपर एक थैलाक्वाइड को हम बाहर निकालेंगे, जस्ट वन थैलाक्वाइड। ये जो एक थैलाक्वाइड है ये आपको यहां नजर आएगा। ये एक थैलाक्वाइड को मैंने बाहर निकाला। इस थैलाक्वाइड के ऊपर क्या मौजूद है, वो सारा का सारा निजाम यहां पर मौजूद है। सारा का सारा जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन का आधा हिस्सा है, यानी लाइट रिएक्शन, जो कि आज के लेक्चर का हिस्सा है, लाइट रिएक्शन, पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन यहां पर आपको हम पढ़ाएंगे, यहां पर हो रहा होगा। चले, लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूं कि फोटोसिंथेसिस दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहले हिस्से का नाम है लाइट रिएक्शन, दूसरे हिस्से का नाम है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट के बगैर नहीं होता। दूसरा जो है उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, वहां पर लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम फोटोसिंथेसिस को स्प्लिट आउट करें तो कुछ इस तरह का नक्शा हमें नजर आएगा। यहां से एक को मैं लिख लेता हूं लाइट रिएक्शन और दूसरे का नाम होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन उसको आप केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं, उसको आप क्या नाम दे सकते हैं, केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। ये हमारे दूसरे लेक्चर का हिस्सा होगा, लेकिन आज आपको सिर्फ लाइट रिएक्शन पढ़ाएंगे या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ाएंगे। लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें एनर्जी देता है, जो एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन इस शक्ल में ये एनर्जी को हमारे लिए स्टोर नहीं कर सकता। ADP एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जिसकी स्ट्रक्चर की जरूरत आज के लेक्चर में नहीं है। इसमें सिर्फ इतना मैं आपको बताता चलूं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो फॉस्फेट लगे हुए हैं। जब इसके साथ एक और फॉस्फेट को अटैच किया जाए तो फिर इससे क्या बनेगा, इसे बनेगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लाइक दिस।
अगर मैं आपको कहूं कि ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का वो हिस्सा है जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका स्ट्रक्चर मैं नहीं लिखना चाहता, बस इतना मैं लिखना चाहूंगा कि यहां पर इसके पास कितने फॉस्फेट अटैच है, 3 फॉस्फेट इधर अटैच है। और अगर मैं इसको यहां पर लिखूं एडीपी का ये बकिया हिस्सा है जिसको हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर इसके पास 2 फॉस्फेट अटैच है, इसके पास एनर्जी नहीं है। जब 3rd फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये इसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि यहां पर 3 फॉस्फेट आ चुके हैं। अब ये जो 3rd फॉस्फेट है, ये जो 3rd फॉस्फेट और 2nd और 3rd फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब भी ये फॉस्फेट दोबारा रिलीज होगा हमें बहुत सारा एनर्जी मिल जाएगा। सो दिस एटीपी क्या है, एटीपी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब आपका जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का पहला हिस्सा लाइट रिएक्शन में एडीपी से एटीपी बन जाता है। अब यहां पर सवाल आपके माइंड में क्रिएट हो चुका होगा कि ये एटीपी को बनने के लिए एनर्जी कहां से आई, कैसे? ये नामुमकिन है कि एक फॉस्फेट एडीपी के साथ खुद ब खुद कंबाइन हो जाए, बिल्कुल भी कंबाइन नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल इस तरह होगा जैसे कि मैं कहता हूं कि ये पेन मैंने यहां पर हाथ के ऊपर रखा हुआ है और ये पेन खुद ब खुद ऊपर चला जाए, तो ये नामुमकिन है। जिस तरह पेन खुद ब खुद ऊपर नहीं जा सकता विदाउट गिविंग अ पुश या वर्क, इसी तरह से एडीपी जो है वो फॉस्फेट के साथ नहीं मिल सकता, इसको एनर्जी चाहिए। और हमारे पास एनर्जी के मुख्तलिफ शक्लें हैं। सूरज की रोशनी यहां पर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं बल्कि रियलिटी है। सूरज की रोशनी जो है वो एनर्जी है जो यहां पर खर्च हो जाएगी। ये रिएक्शन मैं आपको यहां पर अभी दिखाऊंगा कि सबसे पहले क्या होगा। अब मुझे ये भी मिटाना होगा। सबसे पहले लाइट जो है वो पड़ेगी, लाइट, ठीक है, लाइट पड़ेगी आपके थैलाक्वाइड के ऊपर, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे मेम्ब्रेन मौजूद हैं, थैलाक्वाइड्स मौजूद हैं। थैलाक्वाइड के सरफेस के ऊपर लाइट हिट करेगी। इस लाइट को हिट करने से क्या होगा कि जो रिएक्शन मैंने आपको बताया था, यहां से आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगी दो चीजें, ATP, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था। एक और चीज भी प्रोड्यूस हो जाएगा, वो क्या है, वो है NADPH। NADPH एटीपी की तरह एनर्जी का सोर्स तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कैरियर जरूर है। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और इनडायरेक्टली ये भी हमें एनर्जी दे सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द एटीपी। तो ये इन दो मॉलिक्यूल्स को मैं अक्सर शोख मॉलिक्यूल बताता हूं। बहुत ज्यादा शोख है, इसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जाइज्ड लोग होते, बड़े शोख होते हैं। तो इनको मैं शोख मॉलिक्यूल बोलता हूं कि दे आर वेरी एनर्जाइज्ड, इनके पास काफी एनर्जी है। तो ये दो चीजें कब बन जाएगी, लाइट रिएक्शन में बन जाएगी। इसका पूरा का पूरा तफसील, पूरा का पूरा डिटेल आज के लेक्चर में मौजूद है कि किस तरह एटीपी और NADPH बन जाता है। थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहां पर ये जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम है स्ट्रोमा, STROMA। ये स्पेस का नाम है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहां पर पड़ा हुआ है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्या बनाएंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम बनाएंगे एनर्जी। तो शुगर बनाएंगे। ये जो शुगर है, यहां पर शुगर कार्बन डाइऑक्साइड से खुद ब खुद नहीं बन सकता, फिर से इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये जो ATP है, ये जो आपका ATP है और ये जो आपका
NADPH है, इन दोनों की मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाएंगे। यानी जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, ये आपने इन्वेस्ट किया, आपको ATP और NADPH मिला, उसी ATP और NADPH की मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाएंगे। तो ये जो दूसरा हिस्सा है, इसमें लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर का बन जाना ये डार्क रिएक्शन है, ये कैल्विन साइकिल है। ये इसका पूरा का पूरा डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, लेकिन आज का लेक्चर में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस तरह लाइट की मदद से ATP जो है वो NADPH, ATP और NADPH बन जाते हैं। इसको लाइट रिएक्शन को समझने के लिए आपको कहां पर आना होगा? आपको यहां पर आना होगा थाइलाकोइड के ऊपर। जैसे कि ये देखो बहुत सारे थाइलाकोइड एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक थाइलाकोइड है, ये एक थाइलाकोइड है और ये उसका जो है मेम्ब्रेन है, पूरा का पूरा ये थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन है। अब हमने यहां से स्टार्ट करना है किस चीज को? फोटो सिस्टम को। अगर हमने फोटो सिस्टम को समझ लिया, सीख लिया, तो आपका लाइट रिएक्शन इजी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फोटो सिस्टम से। फोटो सिस्टम क्या है? ये जो आपका थाइलाकोइड है, इस थाइलाकोइड के ऊपर 3 तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और मैं आपकी आसानी के लिए जस्ट सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूं। छोटे छोटे से सर्कल्स में ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरह से सर्कल्स में ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो सर्कल्स हैं, ये इनमें से कुछ सर्कल्स सूरज की रोशनी को कैप्चर करने वाली चीजें हैं, लाइट को कैप्चर करने वाली चीजें हैं, जिसको आप लोग क्या नाम दे सकते हैं? पिगमेंट्स का नाम दे सकते हैं। और इसमें से कुछ ऐसे चीजें भी हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंबर 2। नंबर 3, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। तो 3 चीजें नजर आएगी। नंबर 1, जो सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, यानी पिगमेंट्स मौजूद हैं यहां पर। नंबर 2, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 3, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। ये 3 चीजें जो हैं, इनको मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहां पे पड़े हुए हैं? ये थाइलाकोइड के सरफेस पे पड़े हुए हैं, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए हैं। थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन बोलना ज्यादा अच्छा होगा। थाइलाकोइड का जो मेम्ब्रेन है, थाइलाकोइड का जो पर्दा है, ये उस पर्दे के ऊपर पड़े हुए हैं। तो इन चीजों को कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं फोटो सिस्टम। अब आपका जो फोटो सिस्टम है, इस वक्त आपके माइंड में आ चुका होगा कि एग्जैक्टली वेयर इट इज। फोटो सिस्टम आपका थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर है, और आपका थाइलाकोइड जो है वो ग्रेनम का हिस्सा है। ग्रेनम खुद क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, और क्लोरोप्लास्ट खुद सेल के अंदर है, सेल खुद लीफ के अंदर है। सो हम लोग काफी डेप्थ में जाकर, लीफ के डेप्थ में जाकर हम इन चीजों को देख रहे हैं। होप आप एंजॉय करें। फोटो सिस्टम का डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया। कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली चीजें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? फोटो सिस्टम का नाम देते हैं। अच्छा, फोटो सिस्टम हमारे पास 2 तरह की है। अब हमें इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। फोटो सिस्टम हमारे पास 2 तरह की है। एक का नाम है फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1, और दूसरे का नाम है फोटो सिस्टम 2। ये जो फोटो सिस्टम 2 है, इसके साथ हम लोग P680 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो फोटो सिस्टम 1 है, उसको हम लोग P700 भी लिख सकते हैं, ठीक है। P700, P से मुराद फोटो सिस्टम। 700 का मतलब क्या है? 700 और 680 नंबर्स क्या है? इधर जो है असल में
आपका जो लाइट है, जो रोशनी है, वो रोशनी एक किस्म का वेव है। रोशनी वेव है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, कोई शक नहीं है। और वेव के अंदर जो है, वेव के अंदर एक लफ्ज है वेवलेंथ, और वेवलेंथ फिजिक्स का वर्ड है। वेवलेंथ का मतलब है कि अगर मैं आपके लिए कोई एक वेव ड्रा कर दूं, आपका थोड़ा सा फिजिक्स भी ओके हो जाएगा। वैसे जरूरत लाजमी तो नहीं है, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, बड़े कीन रखते हैं चीज़ों को समझने के लिए। सो ये हमारे पास क्या है, ये एक वेव है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऊपर और एक कुछ ऐसा नीचे है, फिर ऊपर फिर नीचे। अगर आप देखें ये ऊपर वाले जो हिस्से हैं, इसको हम लोग क्रेस्ट का नाम देते हैं, क्रेस्ट। और नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। अब इस तरह से ये भी क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ। अब आगे जा सकते हैं हम। दो क्रेस्ट के दरमियानी फासले को हम लोग वेवलेंथ का नाम देते हैं, ठीक है, वेवलेंथ। तो इसी तरह ये दो क्रेस्ट के दरमियानी फासले को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या आप दो ट्रफ के दरमियानी फासले को अगर आप देखें तो ये जो दो ट्रफ है, इनके बीच फासले को भी आप वेवलेंथ कह सकते हैं। तो वेवलेंथ क्या है, ये वेव के लिए यूज होता है, और आपका जो लाइट है वो एक किस्म का वेव है। अब वेवलेंथ को हम लोग नैनोमीटर में नापते हैं। 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, राइट। ये आपका जो फोटो सिस्टम 1 है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन से लाइट को? जिस लाइट का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, जिस लाइट का वेवलेंथ 700, क्योंकि जो रोशनी हम तक पहुंच रही है, उस रोशनी में मुख्तलिफ वेवलेंथ के रेडिएशंस मौजूद हैं, ठीक है। उसमें 500 के हैं, 600 की है, 800 की है, ठीक है। तो जो 700 नैनोमीटर वाला लाइट जो ऑब्जर्व करते हैं, उसका नाम है फोटो सिस्टम 1। और दूसरा जो फोटो सिस्टम 2 है, उसको P680 लिखा हुआ है। ये तो आप लोग खुद ही बता सकेंगे कि इसको P680 क्यों कहा गया है, 680 क्यों कहा गया है, बिकॉज ये कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो जाहिर है ये 680 नैनोमीटर के लाइट को जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं। नैनोमीटर लेंथ का बहुत ही छोटा हिस्सा है, लेंथ का। अब आपका फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 भी आपके पास क्लियर हो गया। अब हम आके एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इन्हीं फोटो सिस्टम 1 और 2 का, इस तरह से कि ये हमारे पास है फोटो सिस्टम 2, लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस। ऐसा कुछ सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ फोटो सिस्टम की। दिस इज फोटो सिस्टम 2, राइट। और यहाँ पर एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज फोटो सिस्टम 1, ठीक है। दिस इज फोटो सिस्टम 2, और वो जो है वो आपका फोटो सिस्टम 1 है। यहाँ पर जाहिर है यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स भी है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, एक्सेप्टर्स है। अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले लाइट पड़ेगी, इन दोनों के ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। जब लाइट पड़ेगी यहाँ पर इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का लफ्ज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, उनमें से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। क्लोरोफिल ए बी सब मौजूद है, लेकिन मैं लेक्चर को ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहता। यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का नाम ही तो क्लोरोफिल है, तो ये आपका क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल ए बी सब कुछ यहाँ पर है। इसमें तो कैरोटिनाइड्स की वो चीज़ें भी आ रही, कैरोटिनाइड्स है, लेकिन वहाँ उत्तर उस तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक आइडिया आज मिल जाएगा कि ये हमारे पास सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं,
इंक्लूडिंग क्लोरोफिल, और इलेक्ट्रॉन्स को कैच करने वाली चीज़ें भी हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाली चीज़ें भी हैं। लाइट यहाँ पे पड़ेगी। लाइट के पड़ने से क्या होगा कि ये जो आपका लेट्स सपोज क्लोरोफिल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए मैं एक लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रा कर रहा हूँ। ये कुछ स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस लाइन को देखकर, वो हैरान हो जाते हैं कि यार ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, जंप लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन केमिस्ट्री में एक लफ्ज़ है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे। क्यों एक्साइटेड हो जाएंगे? एनर्जी मिल जाएंगी। एनर्जी कहां से आएगी? सूरज की रोशनी से लाइट मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी तादाद जो है वो कितनी होगी? वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आप जरा सोचिए कि यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे तो उसका जगह रह जाएगा। लेट्स सपोज ये जो क्लोरोफिल है, यहां से एक खाली जगह रह जाएगा, मतलब जिस जगह से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए वो खाली जगह रह गया। ठीक है, एम्प्टी स्पेस है, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल बोलेंगे, कि जिधर इलेक्ट्रॉन नहीं है वी कॉल इट इलेक्ट्रॉन होल। तो जहां जहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होल। बहुत सारे जगहों पर, लेकिन हम सिर्फ एक जगह को आज स्टडी करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ ड्रॉ करके मैंने लिखे हुए हैं, ये एक्साइटेड हो गए। ठीक है, सिर्फ हाई लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल पे चले गए। यहां पर क्या पड़ा होगा? यहां पर जो है, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे तो इनको कैच करेंगे। उसका नाम क्या है? जो उसको कैच करेगा उसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इसका नाम क्या है? फियोफाइटीन उसका नाम है। दिस इज कॉल्ड एज PHEO, फियोफाइटीन। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दिस इज फियोफाइटीन। प्राइमरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सबसे पहले एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को ये कैच कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया प्राइमरी। इसके बाद और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जो इलेक्ट्रॉन को कैच करेंगे, तो प्राइमरी इसका नाम है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, अब क्या होने वाला? व्हाट्स गोइंग ऑन? अब यहां पर इस होल को भरने के लिए, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इस कहानी का कुछ हिस्सा रहता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होल है इसको भरना है। इसको भरने के लिए क्या होगा कि हमारे पास H2O है, वाटर। ये वाटर अपने आप को स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, तोड़ देगा किसमें? हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन आयंस में, प्लस OH में। और यहां से आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये अपने आप को क्या कर रहा है? ब्रेकअप कर रहा है हाइड्रोजन आयन में, OH में और इलेक्ट्रॉन में। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर इस होल को फिल करेंगे। लेकिन यहां पर कुछ हिसाब किताब हमने बराबर करना है। अगर एक H2O से एक हाइड्रोजन और एक OH और एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो 2 H2O से कितने हाइड्रोजन मिल जाएंगे हमें? 2 हाइड्रोजन आयन, 2 OH और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अगर इसको 3 कर दो, 4 कर दो, तो देखिए यहां पर अभी हिसाब बराबर हो जाएगा। 4 H2O मॉलिक्यूल से आपको 4 हाइड्रोजन आयंस मिल जाएंगे और 4 आपको OH मिल जाएंगे। इसी तरह आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को फिल कर देंगे और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर नेक्स्ट होल को फिल कर देंगे। तो यहां से हिसाब क्लियर हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन वाटर के स्प्लिट होने से आएंगे। ये तो पहला था। दूसरी बात कि
हमने सुना था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि ये ऑक्सीजन गैस कैसे रिलीज हुआ, कहाँ से आया। दरअसल यहाँ पर ये जो OH है, OH, ये जो 4OH हैं, 4OH जो हैं, ये हमारे पास ये खुद आपस में मिल जाएंगे, खुद आपस में मिल जाएंगे, इनसे बन जाएगा वाटर, बन जाएगा 1। नंबर 2, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस प्लांट के लीफ से स्टोमेटा के थ्रू बाहर आएगा, तो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है। वो दरअसल ये ऑक्सीजन गैस है जो आपको वाटर से मिलता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो ऑक्सीजन गैस हम और आप इनहेल करते हैं, जो हम कहते हैं कि यह हमें प्लांट से मिलता है, ये सारा का सारा ऑक्सीजन आपका वाटर से आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा जनाब, तो ये ऑक्सीजन है और ये वाटर जो है ये भी बन जाता है। अगर आप रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो इसके लिए अगर आप मजीद उसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस करना होगा इसको, अगर आप 2 लगाओगे ना तो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये रहे आपके 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये, टोटल 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, 4 ऑक्सीजन इस तरफ है। सो रिएक्शन सारा का सारा बैलेंस हो गया। तो सारा कमाल किसका है, वाटर का है। वाटर अपने आप को स्प्लिट कर देगा। एक तो वाटर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके होल को देंगे ताकि ये होल जो है ये फिल हो जाए। दूसरी बात ये है कि जो OH बन रहे हैं वो OH आपस में मिलकर वाटर बन जाता है और ऑक्सीजन गैस भी बनेगा। तो ये यहां तक हो गया। चलो जी, वापस हम लोग यहां पर आते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो लाइट की मदद से एक्साइटेड हो गए, उसको सबसे पहले किसने कैच किया, फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको कैच किया था। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अब मूव करेंगे। बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपको नजर आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मैं उसका नाम आपको बता दूंगा। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को आप खुद कैच करके दूसरे को के हवाले कर देंगे। आपको केमिस्ट्री में ये याद होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल याद होगा। मुझे यकीन है कि जब आप किसी कंपाउंड के अंदर, लेट सपोज ये आपके पास एक कंपाउंड है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप इसी चीज से इलेक्ट्रॉन को वापस बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। हमारे पास यहां पर रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन होगा। यानी ये जो प्रोटीन है इसका मैं आपको नाम बताता हूं, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन ये इसका नाम है, प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद क्या है, साइटोक्रोम। दूसरा जो है यह है साइटोक्रोम। या साइटोक्रोम की किस्में भी है, साइटोक्रोम B and F, बट डोंट वरी, साइटोक्रोम। और दूसरा क्या है, प्लास्टोसायनिन। प्लास्टोसायनिन ये सारे के सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, राइट। और इनके अंदर सलाहियत है कि ये अपने आप को ये रिड्यूस भी हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो कमाल तो यहाँ पर ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बड़े स्पेशल तरीके से अरेंज हुए हैं। इस तरह से अरेंज हुए हैं कि सबसे ज़्यादा चाहत जो है इसका है। अगर आप देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वही इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन को लेने का पावर है, रिड्यूसिंग पावर है, ठीक है। तो ये वहां से इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, ये ज़्यादा मोर पावरफुल है। अगर आप देखिए ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इससे फिर इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। इस तरह करते करते क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ऐसा एक किस्म का चेन है, दिस इज कॉल्ड अ चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान एनर्जी वापस रिलीज हो जाएंगी। जैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी पर आ जाए, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हमने ये पढ़ा था,
ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। फिर से थोड़ा केमिस्ट्री में जाना होगा, आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री में जाना होगा, एटम की तरफ आना होगा, जहां हमने ये पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाए, जिसको बोलते हैं हाई एनर्जी वाला शेल, तो आपको क्या करना होगा, आप मजबूर है, आप क्या दोगे, आप एनर्जी को प्रोवाइड करोगे हाई एनर्जी शेल में लाने के लिए। अब मज़े की बात यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले शेल में है, अगर ये वापस जंप लगा के लोअर एनर्जी में शेल में आएगा तो क्या होगा, तो बात सिंपल है, जो है एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। यही बात यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स है, खास किस्म के प्रोटीन है, इनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो यूं समझे जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ रहा है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी एंड देन फर्दर टू लो एनर्जी। एज अ रिजल्ट फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो मैंने डायग्राम इस तरह से शो किया है जैसे कि पता आपको चले कि फ्रॉम हाई टू लो लेवल जो है वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इधर एनर्जी जो है वो हमारे पास रिलीज हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी। ये एनर्जी, इस एनर्जी से क्या होगा, इस एनर्जी की मदद से ADP क्या करेगा, मिल जाएगा एक फॉस्फेट के साथ, और फिर वहां से क्या बनेगा, ATP यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जो एनर्जी है वो एनर्जी खर्च हो जाएगी किस चीज़ के ऊपर, ADP को फॉस्फेट के साथ मिलाने में, जाके ATP बन जाए। इसके लिए भी बाकायदा एक नाम है कीमियो ऑस्मोसिस, जो कि अलग लेक्चर में बताऊंगा। बाकायदा मैकेनिज्म है कि किस मैकेनिज्म से जो है ATP बन जाती है, वो को आपको अलग लेक्चर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट कितना आसान है कि एनर्जी जो रिलीज हो गई है वो एनर्जी ADP को फॉस्फेट के साथ मिलाकर क्या बनाएगी, ATP बनाएगी। तो एक चीज तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, ATP बन गया। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो सफर करता हुआ, मूव करता हुआ, ये आखिरकार कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 में आएगा। अभी देखें, जो लाइट की हमने बात की थी कि लाइट जो है वो फोटो सिस्टम 2 पे भी पड़ सकता है, तो भाई सिंपल सी बात है। और ये भी है कि लाइट आपका फोटो सिस्टम 1 पे भी पड़ता है। वो लाइट जब फोटो सिस्टम 1 पे पड़ेगा तो वो क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, एक बार फिर यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स के होल्स बन जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन होल्स को भरने के लिए, सपोज यहां पर क्या बना हुआ है, यहां पर होल बना हुआ है, तो इस होल को भरने के लिए ये जो सफर करता हुआ थका हुआ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आके होल को भर देगा। तो ये वाला होल वाटर के इलेक्ट्रॉन ने इसको फिल किया और इस होल को इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ने जाकर फिल कर दिया। सवाल यह है कि यहां पर जो लाइट पड़ा उसने जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर दिए, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे फिर से, जैसे कि यहां पर फिर क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहां पर भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे प्रोटीन के पास आएंगे जिसका नाम है फेरिडॉक्सिन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग FD लिखते हैं, फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके पास आयरन का एटम अटैच है। तो ये जो फेरिडॉक्सिन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फिर क्या करेगा, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है, NADPH संथेज उसका नाम है, संथेज। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम NADP निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इलेक्ट्रॉन का एक कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। आप समझे कि
एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है, लेकिन इस वक्त ये एनर्जाइज नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस NADP को रिड्यूस कर देंगे। किस तरह रिड्यूस कर देंगे कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फेरिडोक्सिन के पास आए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हम इस NADP को देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस भी मौजूद है। तो हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन, ये 2 चीजें इस NADP को मिल जाएंगे, वहां से क्या बनेगा, NADPH बन जाएगा। ये जो NADPH है ये रिड्यूस्ड है, ये शोख है, ठीक है। इसके पास अब एनर्जी भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो ये NADPH को बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम है NADP सिंथेज, और वो एंजाइम आपका NADP से NADPH बनाएगा। ये लोग सब इंतजार कर रहे थे कि फेरिडोक्सिन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो अब आप गौर करें, जैसे मैंने पहले कहा था कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या बनेगा, NADPH बनेगा और हमारे पास ATP बन जाएगा। तो लाइट रिएक्शन का पूरा पर्पज ही यही था, ATP का बनाना और NADPH का बनाना। अगर आप गौर से देखिए तो ये जो नक्शा बन रहा है ये ऐसा N की तरह है, राइट। और अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर दूं तो ये ऐसा लग रहा है, Z की तरह लगता है। तो इसीलिए इसका नाम Z स्कीम भी रखा हुआ है इस पूरे के पूरी मैकेनिज्म का। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको इसी टॉपिक के अंदर एक और लफ्ज भी है, फॉस्फोराइलेशन, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये भी आपका इसी टॉपिक का हिस्सा है, तो साथ साथ मैं ये भी आपके लिए कवर करता चलूं। फोटोफॉस्फोराइलेशन, बस सिर्फ नाम आपने सुनना है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन, नाम लंबा जरूर है बट बहुत आसान है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब है किसी कंपाउंड के अंदर फॉस्फेट को ऐड करना, यानी ATP बनाना। फोटो का मतलब है लाइट की मदद से, यानी लाइट की मदद से ATP के बन जाने को क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। तो मैं अब आप लोग लिख भी सकते हैं, द मैकेनिज्म, द प्रोसेस इन विच a phosphate is added into an organic compound by the help of light. The formation of ATP by the help of light is called as photophosphorylation. Dear students, photophosphorylation 2 तरह का है। एक का नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नाम और भी लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसके साथ फोटो लिखा, सो आप लोग समझ जाएंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक का मतलब पहले मैं बताता हूं, नॉन साइक्लिक पहले नॉन साइक्लिक देखें। नॉन साइक्लिक का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 और 1 को दोनों को इस्तेमाल करके इस तरह से जाए, ठीक है, ये वाला नक्शा अगर आ जाए तो इट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों यूज हो रहे हैं, यानी ATP भी बन रहा है और NADPH भी। अभी तक आपने जितना लंबा सारा लेक्चर आपने पढ़ा, ये सारा का सारा नॉन साइक्लिक था, लेकिन बाज औकात क्या होता है, बाज औकात प्लांट को ATP की सख्त जरूरत होती है, ATP का डिमांड बढ़ जाता है, तो ज्यादा ATP को बनाने के लिए प्लांट थोड़ा शॉर्टकट मार लेता है। वो किस तरह से मार लेता है कि इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आ जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 की मैं बात कर रहा हूं, बजाय इसके क्या इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन के पास आ जाए, इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन के पास नहीं आएंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन रिसाइकल होकर के यहां से वापस किसके पास आ जाएंगे, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है उधर आ जाएंगे। तो यहां पर आते हुए फिर से क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उससे ATP बनेगा। यानी आमतौर पर ATP इस तरफ से इलेक्ट्रॉन के लिए था, लेकिन जब फोटो सिस्टम 1 का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बजाय फेरिडोक्सिन के वापस इस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को मिल जाए ताकि ATP बन जाए,
तो इस प्रोसेस में अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आकर चेन में जा रहे हैं, फिर से फोटो सिस्टम 1 में, फिर से एक्साइटेड होकर के प्राइमरी में, फिर से इस तरह से ये एक साइकिल बना रहे हैं। ठीक है, मेक अ साइकिल। थोड़ा डायग्राम खराब हो गया बट आपको समझाने के लिए कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे, फोटो सिस्टम 1 को, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 को यूज करेंगे और इसमें आपके पास NADPH नहीं बनेगा, सिर्फ आपके पास एटिक बनेगी, तब जाकर इसका नाम हो जाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में आपका फोटो सिस्टम 1 जो है वो यूज हो रहा है और यहाँ पर आपको ATPs बन रहे हैं, आपके पास कोई NADPH नहीं बनेगा। इसके साथ ही लेक्चर सारा का सारा कंप्लीट हो गया। पूरे लेक्चर को मैं थोड़ी सी समरी देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन में यह था कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके शुगर बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड के सरफेस पे होता है, जहां सूरज की रोशनी की मदद से ATP और NADPH बन जाता है। यह था लाइट रिएक्शन। इसी ATP और NADPH की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से बाद में शुगर बनाया जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है डार्क रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में आपने सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन को स्टडी किया, जहां पर आपको हमने ये बताया कि कहां पर ATP प्रोड्यूस हो रहा है और कहां पर NADPH प्रोड्यूस हो रहा है। साथ ही साथ आपको आज फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया और फोटो सिस्टम के टाइप्स भी पढ़ाए, फॉस्फोराइलेशन भी पढ़ाया, फॉस्फोराइलेशन के टाइप्स भी पढ़ाए। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। लास्ट में हमेशा खुश रहिएगा, दूसरों को खुश रखिएगा। आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप दूसरों को खुशी दें। आज से अपने आप को आजमाना शुरू करें कि दूसरों को किस तरह से खुश किया जा सकता है। छोटी छोटी खुशियाँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ देने से, बांटने से आपकी खुशियाँ बढ़ जाएंगी। खुद भी खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।